अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी गलत चल रहा है, पैसा, डर, कॉन्फिडेंस, रिश्ते, उसकी वजह न तुम्हारी मेहनत है, न किस्मत, न हालात, बल्कि सिर्फ एक चीज है जिसे तुम रोज इस्तेमाल करते हो लेकिन कभी समझते नहीं हो, तो क्या तुम यकीन करोगे? वो चीज है तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड। यही वजह है कि दुनिया की सबसे पावरफुल और सबसे असरदार सेल्फ हेल्प बुक यही कहती है कि अगर तुमने अपने सबकॉन्शियस माइंड को सच में समझ लिया तो तुम्हें बाहर कुछ बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यही किताब दुनिया की सबसे बेहतरीन किताबों में गिनी जाती है और अगर तुमने इसे एंड तक देख लिया, सिर्फ सुना नहीं बल्कि समझ लिया, तो मैं पूरे भरोसे से कह सकता हूं तुम्हारी पूरी जिंदगी बदलना तय है। पैसा क्यों आते ही चला जाता है? डर बिना वजह क्यों पकड़ लेता है? कॉन्फिडेंस सबसे जरूरी मोमेंट पर क्यों टूट जाता है? इन सब का जवाब बाहर नहीं है। जवाब तुम्हारे ही दिमाग के उस हिस्से में छुपा है जो आज तक तुम्हें कंट्रोल करता आया है और तुम्हें पता भी नहीं चला। आज इस वीडियो में मैं वही दिखाने वाला हूं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर आधा सुना तो कुछ नहीं बदलेगा और अगर एंड तक रुके तो हो सकता है आज पहली बार तुम्हें समझ आए कि असली ताकत कहां छुपी होती है। अब चलो शुरू करते हैं। द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। पॉइंट 1। इस पॉइंट का सीधा मतलब यह है कि हर इंसान के अंदर एक पावर हाउस मौजूद होता है, यानी एक ऐसा खजाना जिसमें उसकी जिंदगी बदलने की पूरी ताकत पहले से ही छुपी हुई होती है। लेकिन समस्या यह है कि हम बचपन से यह सीख लेते हैं कि जो भी चाहिए वह बाहर से मिलेगा। हमें लगता है पैसा बाहर से आएगा, कॉन्फिडेंस कोई देगा, सॉल्यूशन किसी और के पास होगा और लक कहीं बाहर से आएगा। इसी वजह से हम अपनी नजर हमेशा बाहर लगाए रखते हैं। असल सच्चाई यह है कि ये सारी चीजें पहले से ही हमारे अंदर मौजूद होती हैं और उनका घर हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है। सबकॉन्शियस माइंड वही जगह है जहां हमारे बिलीफ्स रहते हैं, हमारी आदतें बनती हैं, हमारा डर और कॉन्फिडेंस जमा होता है और हमारी बॉडी किस तरह रिएक्ट करेगी, ये सब वहीं से कंट्रोल होता है। मतलब यह कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही हमारी जिंदगी का असली कंट्रोल रूम है। इसे एक आसान उदाहरण से समझो। मान लो दो लोगों के सामने एक जैसा मौका आया। पहला आदमी मन ही मन सोचता है कि मुझसे नहीं होगा, मैं केपेबल नहीं हूं। दूसरा आदमी सोचता है कि मुझे सब कुछ नहीं आता लेकिन मैं सीख सकता हूं। बाहर से दोनों एक जैसे दिखते हैं लेकिन अंदर उनके सबकॉन्शियस में अलग अलग प्रोग्राम चल रहे होते हैं। पहले के अंदर डर और डाउट का प्रोग्राम है, जबकि दूसरे के अंदर सीखने और आगे बढ़ने का सिग्नल है। इसी वजह से दोनों के रिजल्ट अलग निकलते हैं। हीलिंग की बात करें तो कई बार इंसान बाहर से इलाज करवा रहा होता है लेकिन अंदर से उसका सबकॉन्शियस यह मान चुका होता है कि वह ठीक नहीं हो सकता। दवा शरीर में जाती है लेकिन सबकॉन्शियस दिमाग शरीर को यह सिग्नल देता रहता है कि अभी खतरा है। ऐसे में बॉडी ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं करती। इसका मतलब यह नहीं कि दवा बेकार है, बल्कि इसका मतलब यह है कि अंदर की प्रोग्रामिंग बाहर के इलाज को एक्सेप्ट नहीं कर रही। कॉन्फिडेंस के मामले में भी यही बात लागू होती है। कॉन्फिडेंस कोई चीज नहीं है जो बाहर से मिल जाए, ये एक अंदर की फीलिंग होती है। अगर सबकॉन्शियस के अंदर ये बिलीफ बैठा हुआ है कि मैं कमजोर हूं, तो बाहर से कितनी भी मोटिवेशन मिल जाए, इंसान अंदर से खुद को रोक लेता है और आगे नहीं बढ़ पाता। इस पूरे पॉइंट की सबसे बड़ी सीख ये है कि अगर हम हमेशा बाहर ढूंढते रहेंगे तो फ्रस्ट्रेशन ही हाथ लगेगी। लेकिन जिस दिन हमें यह समझ आ जाता है कि सॉल्यूशन, पावर और चेंज का असली बटन हमारे अंदर है, उसी दिन से जिंदगी में असली बदलाव शुरू होता है। बदलाव बाहर नहीं, अंदर एक्टिवेट करने से आता है। यही इस पॉइंट का असली मतलब है। पॉइंट 2। इस पॉइंट में सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि हमारा माइंड एक ही तरह से काम नहीं करता। हमारे दिमाग के दो हिस्से होते हैं, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड वह हिस्सा है जो सोचता है, एनालिसिस करता है और डिसीजन लेता है। जब तुम कहते हो कि मुझे बदलना है, मुझे पैसा कमाना है या मुझे अपनी लाइफ इंप्रूव करनी है, तो ये आवाज कॉन्शियस माइंड की होती है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड अलग तरह से काम करता है। वह सोच विचार नहीं करता, बल्कि जो बात उसे बार बार सिखाई गई है उसे सच मान लेता है और उसी के हिसाब से काम करता है। सबकॉन्शियस माइंड का काम एग्जीक्यूट करना होता है, यानी हैबिट्स चलाना, ऑटोमेटिक रिएक्शंस देना
और बिना सोचे समझे बिहेवियर को रिपीट करना। इसीलिए अक्सर ऐसा होता है कि इंसान बहुत अच्छे प्लान्स बनाता है लेकिन फॉलो नहीं कर पाता। कॉन्शियस माइंड प्लान बनाता है कि सुबह जल्दी उठूंगा, एक्सरसाइज करूंगा, मेहनत करूंगा, लेकिन जब अलार्म बजता है तो सबकॉन्शियस माइंड आदत के हिसाब से काम करता है और शरीर अपने आप कह देता है कि आज नहीं, कल से करेंगे। यहां फेलियर प्लानिंग की नहीं, प्रोग्रामिंग की होती है। एक आसान एग्जाम्पल समझो। तुम जानते हो कि ज्यादा मोबाइल चलाना गलत है। कॉन्शियस माइंड ये बात पूरी तरह समझता है, फिर भी हाथ अपने आप मोबाइल उठा लेता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में बार बार मोबाइल देखने की हैबिट प्रोग्राम हो चुकी होती है। उस मोमेंट पर कॉन्शियस माइंड वीक पड़ जाता है और सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल संभाल लेता है। यही कारण है कि सिर्फ सोचने से या सिर्फ मोटिवेशन से लाइफ नहीं बदलती। अगर चेंज सिर्फ कॉन्शियस लेवल पर है तो वह टेम्पोरेरी होता है। कुछ दिन मोटिवेशन रहती है, फिर सब पुराने जैसा हो जाता है। असली बदलाव तब आता है जब वही बात सबकॉन्शियस माइंड में भी एक्सेप्ट हो जाती है। सीधी भाषा में कहें तो कॉन्शियस माइंड ड्राइवर है जो रास्ता डिसाइड करता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड इंजन है जो गाड़ी चलाता है। अगर इंजन उसी पुराने रास्ते पर सेट है तो ड्राइवर चाहे जितना स्टीयर करे, गाड़ी वहीं जाएगी जहां इंजन उसे ले जा रहा है। इस पॉइंट की सबसे बड़ी सीख ये है कि अगर तुम्हें अपनी लाइफ सच में बदलनी है तो सिर्फ सोचना और प्लान बनाना काफी नहीं है। तुम्हें सबकॉन्शियस माइंड की हैबिट्स और बिलीफ्स को भी बदलना पड़ेगा। जब कॉन्शियस प्लान और सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग एक ही डायरेक्शन में आ जाते हैं तभी लाइफ में रियल चेंज दिखाई देता है। पॉइंट नंबर 3। इस पॉइंट का मतलब यह है कि सबकॉन्शियस माइंड में ऐसी ताकत होती है जो हमारी जिंदगी में चमत्कार जैसे रिजल्ट पैदा कर सकती है। लेकिन यह चमत्कार मैजिक से नहीं बल्कि एक बहुत सिंपल रूल से होता है। सबकॉन्शियस माइंड लॉजिक नहीं समझता। वह यह डिसाइड नहीं करता कि कोई बात सही है या गलत, सच है या झूठ। जो बात उसके अंदर एक्सेप्ट हो जाती है वह उसे सच मान लेता है और उसी के हिसाब से काम शुरू कर देता है। यानी सबकॉन्शियस माइंड कभी यह नहीं पूछता कि यह पॉसिबल है या नहीं। वह बस यह देखता है कि क्या यह बिलीफ उसके अंदर बैठ चुका है या नहीं। अगर बिलीफ बैठ गया तो वह बॉडी, बिहेवियर और परिस्थितियों को उसी डायरेक्शन में मोड़ने लगता है। इसी वजह से कई बार लोग कहते हैं कि पता नहीं कैसे हो गया, जबकि असल में उनके सबकॉन्शियस ने पहले से ही उस चीज को सच मान लिया होता है। इसे एक आसान एग्जाम्पल से समझो। अगर कोई इंसान अंदर से यह मान ले कि मैं हमेशा अनलकी हूं, तो सबकॉन्शियस इस बिलीफ को सच मान लेता है। फिर वह ऐसे डिसीजंस करवाता है, ऐसे डर पैदा करता है और ऐसे मौके मिस करवाता है जिससे इंसान को बार बार वही रिजल्ट मिलता है। बाहर से लगता है कि लक खराब है, लेकिन अंदर बिलीफ काम कर रहा होता है। दूसरी तरफ अगर कोई इंसान यह बिलीफ बना ले कि मैं मुश्किलों से निकल सकता हूं, तो सबकॉन्शियस उसी हिसाब से उसे आइडियाज देता है, करेज देता है और सही समय पर सही एक्शन करवाता है। बाहर से देखने पर यह चमत्कार लगता है, लेकिन अंदर से यह बिलीफ की पावर होती है। यही वजह है कि इस किताब में कहा गया है कि बिलीफ एक कमांड है। जब तुम किसी बात पर पूरे दिल से विश्वास कर लेते हो तो तुम अपने सबकॉन्शियस को ऑर्डर दे देते हो कि इसी को सच बनाना है। वीक बिलीफ वीक रिजल्ट देता है और स्ट्रॉन्ग बिलीफ स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देता है। फर्क हालात में नहीं, बिलीफ की गहराई में होता है। इस पॉइंट की सबसे बड़ी सीख ये है कि सबकॉन्शियस माइंड को कन्विंस करने के लिए लॉजिक की जरूरत नहीं होती। उसे फीलिंग और एक्सेप्टेंस चाहिए। जिस दिन कोई बात अंदर से पॉसिबल नहीं बल्कि ट्रू लगने लगती है, उसी दिन सबकॉन्शियस काम शुरू कर देता है। तभी ऑर्डिनरी इंसान की जिंदगी में एक्स्ट्रॉर्डिनरी बदलाव दिखाई देने लगता है। पॉइंट नंबर 4। पुराने समय में जब साइंस, टेस्ट रिपोर्ट्स, मशीन्स और मॉडर्न मेडिसिन्स नहीं थीं, तब भी लोग बीमारियों से ठीक होते थे। आज के दिमाग से सोचें तो यह इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन असल में उस समय हीलिंग का तरीका अलग था। उस दौर में इलाज का सबसे बड़ा आधार बिलीफ था, न कि दवाइयां। लोग यह नहीं पूछते थे कि ये कैसे काम करेगा, बल्कि सीधे मान लेते थे कि ये काम करेगा। जब किसी व्यक्ति को कोई रिचुअल, मंत्रा या सिंबल दिया जाता था तो वह उसे पूरे विश्वास के साथ फॉलो करता था। रिचुअल बाहर से देखने में एक साधारण प्रोसेस लगता है, लेकिन अंदर यह सबकॉन्शियस माइंड पर बहुत गहरा असर डालता था। रिचुअल इंसान के कॉन्शियस माइंड को बिजी कर देता था
और सबकॉन्शियस माइंड को एक क्लियर मैसेज देता था कि हीलिंग शुरू हो चुकी है। जैसे ही सबकॉन्शियस इस बात को एक्सेप्ट कर लेता था, शरीर अपने आप रिलैक्स मोड में आ जाता था। अब इसे बॉडी के एंगल से समझो। डर और स्ट्रेस शरीर को टाइट कर देते हैं। टाइट बॉडी खुद को हील नहीं कर पाती, लेकिन जब इंसान अंदर से पूरी तरह सेफ महसूस करता है और उसे लगता है कि अब वह ठीक हो जाएगा, तो डर धीरे धीरे खत्म हो जाता है। डर खत्म होते ही सबकॉन्शियस बॉडी को सिग्नल देता है कि अब खतरा नहीं है। इस सिग्नल के बाद बॉडी के अंदर हीलिंग प्रोसेस नेचुरली तेज हो जाता है। एंशिएंट टाइम्स के लोगों की सबसे बड़ी ताकत थी उनका अनक्वेश्चनिंग बिलीफ। वे डाउट में नहीं रहते थे। आज हम हर चीज एनालाइज करते हैं, कंपेयर करते हैं और शक करते रहते हैं, लेकिन उस समय इंसान का दिमाग सिंपल था। जब उसने मान लिया कि यह चीज उसे ठीक करेगी, तो सबकॉन्शियस ने उसे फाइनल ट्रूथ मान लिया। और सबकॉन्शियस के लिए जो ट्रूथ बन जाता है, बॉडी उसी के हिसाब से रिएक्ट करती है। मंत्रा और सिंबल्स का भी यही रोल था। मंत्रा बार बार रिपीट करने से सबकॉन्शियस में एक ही मैसेज गहराई से बैठ जाता था। सिंबल देखने से दिमाग को एक विजुअल प्रूफ मिल जाता था कि प्रोटेक्शन या हीलिंग मौजूद है। ये सब चीजें सबकॉन्शियस को कन्विंस करने के टूल्स थे। असली हीलिंग इन चीजों में नहीं, बल्कि उस विश्वास में थी जो इंसान के अंदर पैदा होता था। यह समझना बहुत जरूरी है कि यह पॉइंट मॉडर्न मेडिसिन को रिजेक्ट नहीं करता। इसका मतलब यह नहीं है कि दवाइयां काम नहीं करती। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि दिमाग और शरीर हमेशा से जुड़े हुए हैं। एंशिएंट टाइम्स में लोग अननोइंगली सबकॉन्शियस माइंड की पावर का सही इस्तेमाल कर रहे थे, इसलिए हीलिंग पॉसिबल थी। इस पूरे पॉइंट की सबसे गहरी सीख यह है कि जब सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह किसी बात को मान लेता है, तो वह शरीर के साथ मिलकर काम करता है। हीलिंग की असली ताकत बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि अंदर के विश्वास में होती है। यही कारण है कि पुराने समय में बिलीफ बेस्ड हीलिंग इतनी पावरफुल थी। पॉइंट नंबर 5, आज हम मॉडर्न टाइम में जी रहे हैं। हॉस्पिटल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, मेडिसिन्स हैं। देखने में लगता है कि हीलिंग अब सिर्फ दवाइयों से होती है, लेकिन सच्चाई यह है कि आज भी हीलिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा दिमाग से जुड़ा हुआ है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले इसे बिलीफ या फेथ कहा जाता था और आज इसे साइंटिफिक नाम दे दिया गया है। आज साइंस जिसे प्लेसिबो इफेक्ट कहती है, वह असल में वही पुरानी बात है जिसे एंशिएंट टाइम्स में बिलीफ कहा जाता था। प्लेसिबो इफेक्ट का मतलब होता है कि इंसान को ऐसी दवा या ट्रीटमेंट दिया जाता है जिसमें कोई रियल मेडिसिन नहीं होती, फिर भी इंसान बेहतर महसूस करने लगता है। ऐसा इसलिए नहीं होता कि दवा में ताकत है, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि इंसान का सबकॉन्शियस माइंड यह मान चुका होता है कि उसे इलाज मिल रहा है। जब सबकॉन्शियस माइंड यह मान लेता है कि हीलिंग हो रही है, तो वह बॉडी को अलग सिग्नल भेजता है। डर कम होने लगता है, स्ट्रेस घटने लगता है और बॉडी धीरे धीरे रिपेयर मोड में चली जाती है। बॉडी और माइंड एक दूसरे से अलग नहीं है। जो कुछ भी दिमाग मानता है, शरीर उसी के हिसाब से रिएक्ट करता है। इसे एक आसान एग्जाम्पल से समझो। दो लोगों को एक जैसी बीमारी है। एक इंसान अंदर से यह मान चुका है कि वह ठीक हो जाएगा और दूसरा इंसान लगातार यह सोच रहा है कि उसकी हालत बहुत खराब है। दोनों एक ही दवा ले रहे हैं, लेकिन पहला इंसान जल्दी रिकवर करता है। बाहर से देखने पर लगता है कि दवा ने काम किया, लेकिन अंदर से असली फर्क बिलीफ ने पैदा किया होता है। मॉडर्न साइंस अब यह मान चुकी है कि स्ट्रेस शरीर को कमजोर करता है और रिलैक्सेशन शरीर को मजबूत करता है। स्ट्रेस हार्मोन्स शरीर की इम्यूनिटी को कम कर देते हैं, जबकि काल्म फीलिंग बॉडी को हील करने में मदद करती है। यह सब कुछ सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू होता है। जब दिमाग सेफ महसूस करता है, तो शरीर बेहतर तरीके से काम करता है। ये पॉइंट ये नहीं कहता कि मेडिसिन की जरूरत नहीं है। मेडिसिन बहुत जरूरी है, लेकिन मेडिसिन अकेले सब कुछ नहीं करती। मेडिसिन और माइंड दोनों साथ मिलकर काम करते हैं। अगर सबकॉन्शियस माइंड लगातार डर और नेगेटिविटी में रहेगा, तो बॉडी पर उसका असर पड़ेगा। और अगर सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग को एक्सेप्ट कर लेगा, तो मेडिसिन का असर भी कई गुना बढ़ जाता है। इस पॉइंट की सबसे बड़ी सीख यह है कि आज भी हीलिंग का फाउंडेशन वही है जो पुराने समय में था। फर्क सिर्फ लैंग्वेज का है। पहले इसे फेथ कहा जाता था, आज इसे प्लासिबो इफेक्ट कहा जाता है, लेकिन सच्चाई वही है।
बिलीफ बॉडी को इन्फ्लुएंस करता है क्योंकि माइंड और बॉडी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पॉइंट नंबर 6, यह पॉइंट सीधा सीधा यह बताता है कि सिर्फ समझ लेना काफी नहीं है। अगर इंसान केवल यह जान ले कि सबकॉन्शियस माइंड पावरफुल है लेकिन उसे यूज ना करे तो कुछ भी नहीं बदलेगा। हीलिंग हो या लाइफ चेंज, दोनों के लिए प्रैक्टिस जरूरी है। जैसे बॉडी को स्ट्रांग बनाने के लिए रोज एक्सरसाइज करनी पड़ती है, वैसे ही सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए रोज प्रैक्टिस करनी पड़ती है। सबसे पहले काम इमेजिनेशन को समझो। काम इमेजिनेशन का मतलब यह नहीं है कि तुम खुद को जबरदस्ती खुश दिखाओ। इसका मतलब है कि तुम अपने दिमाग में एक शांत, सेफ और रिलैक्स्ड स्थिति इमेजिन करो। जब तुम बार बार अपने आप को शांत महसूस करते हुए इमेजिन करते हो तो सबकॉन्शियस माइंड ये मान लेता है कि खतरा खत्म हो चुका है। इसके बाद बॉडी टेंशन छोड़ने लगती है और हीलिंग प्रोसेस अपने आप तेज हो जाता है। अब पॉजिटिव सजेशन की बात करते हैं। पॉजिटिव सजेशन का मतलब है कि तुम अपने सबकॉन्शियस को धीरे धीरे सही मैसेजेस देना शुरू करो। ये मैसेजेस बहुत बड़े या झूठे नहीं होने चाहिए, जैसे मैं ठीक हो रहा हूं, मेरी बॉडी रिकवर कर रही है, मैं सेफ हूं। जब ये बातें बार बार दोहराई जाती हैं तो सबकॉन्शियस उन्हें सच मानने लगता है। यही एक्सेप्टेंस हीलिंग की डायरेक्शन बदल देती है। अब फियर रिप्लेसमेंट को समझना बहुत जरूरी है। फियर कभी अचानक गायब नहीं होता। अगर तुम डर को हटाने की कोशिश करोगे तो वह और मजबूत हो जाएगा। सही तरीका यह है कि डर की जगह किसी काम और सेफ फीलिंग को रख दिया जाए। जैसे ही डर वाला थॉट आए, उसकी जगह यह इमेजिन करो कि सब कुछ कंट्रोल में है और तुम सुरक्षित हो। सबकॉन्शियस माइंड रिप्लेसमेंट को एक्सेप्ट कर लेता है और धीरे धीरे डर कमजोर पड़ने लगता है। अब सबसे पावरफुल टेक्निक आती है, नाइट प्रोग्रामिंग। जब तुम सोने वाले होते हो तब कॉन्शियस माइंड कमजोर होता है और सबकॉन्शियस सबसे ज्यादा खुला होता है। उस समय जो भी थॉट्स और फीलिंग्स तुम दिमाग में रखते हो वही सीधे सबकॉन्शियस में चली जाती हैं। अगर सोने से पहले तुम डर, टेंशन या नेगेटिविटी लेकर सोते हो तो सबकॉन्शियस उसी को प्रोग्राम कर लेता है। लेकिन अगर तुम सोने से पहले शांत थॉट्स और हीलिंग सजेशंस देते हो तो सबकॉन्शियस पूरी रात उसी डायरेक्शन में काम करता है। अब कंसिस्टेंसी की बात समझो। 1-2 दिन प्रैक्टिस करने से कोई मिरेकल नहीं होता। हीलिंग और रीप्रोग्रामिंग एक प्रोसेस है। जैसे बीमारी एक दिन में नहीं बनती, वैसे ही ठीक होना भी समय लेता है। जो लोग रोज थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं वही धीरे धीरे बदलाव महसूस करते हैं। कंसिस्टेंसी ही हीलिंग की असली चाबी है। इस पूरे पॉइंट की सबसे गहरी सीख ये है कि सबकॉन्शियस माइंड को बदलने के लिए रोज थोड़ा थोड़ा काम करना पड़ता है। थ्योरी रास्ता दिखाती है लेकिन प्रैक्टिस उस रास्ते पर चलाती है। जब प्रैक्टिस कंसिस्टेंट होती है तब हीलिंग सिर्फ पॉसिबल नहीं रहती बल्कि नेचुरल बन जाती है। पॉइंट नंबर 7, इस पॉइंट का मतलब यह है कि सबकॉन्शियस माइंड की नेचर कभी भी इंसान को नुकसान पहुंचाने की नहीं होती। सबकॉन्शियस कभी डिस्ट्रक्शन नहीं चाहता। उसका बेसिक काम है इंसान को जिंदा रखना, सुरक्षित रखना और आगे बढ़ाना। चाहे बाहर से हालात कितने भी खराब क्यों न लगें, सबकॉन्शियस अंदर से हमेशा सर्वाइवल, प्रोटेक्शन और ग्रोथ की कोशिश करता रहता है। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि अगर उनकी जिंदगी में बार बार प्रॉब्लम आ रही है तो शायद उनका दिमाग ही उनके खिलाफ काम कर रहा है, लेकिन यह गलत समझ है। सबकॉन्शियस माइंड कभी भी तुम्हारा दुश्मन नहीं होता। वह हमेशा तुम्हारी मदद करना चाहता है, बस कभी कभी वह गलत जानकारी के आधार पर मदद कर रहा होता है। इसे एक आसान उदाहरण से समझो। मान लो किसी इंसान को बचपन में बार बार यह बताया गया कि पैसा बहुत स्ट्रेस देता है या ज्यादा पैसा मतलब ज्यादा परेशानी। यह बात सबकॉन्शियस में बैठ गई। अब जब वह इंसान बड़ा होकर पैसा कमाने का मौका पाता है तो उसका सबकॉन्शियस उसे अजीब सा डर या एंग्जाइटी देने लगता है। बाहर से लगता है कि सबकॉन्शियस पैसा खराब कर रहा है, लेकिन अंदर से वह इंसान को परेशानी से बचाने की कोशिश कर रहा होता है। यानी इंटेंशन प्रोटेक्शन की होती है, डिस्ट्रक्शन की नहीं। ऐसे ही कई लोग सक्सेस से डरते हैं, रिलेशनशिप से डरते हैं या चेंज से डरते हैं। यह डर इसलिए नहीं होता कि सबकॉन्शियस उन्हें फेल करना चाहता है, बल्कि इसलिए होता है कि सबकॉन्शियस पुराने एक्सपीरियंस के हिसाब से उन्हें सेफ रखना चाहता है। अगर पहले चोट लगी है तो सबकॉन्शियस दोबारा वही दर्द नहीं होने देना चाहता। नेगेटिव रिजल्ट्स इसी गलत प्रोग्रामिंग का आउटकम होते हैं। सबकॉन्शियस को जो इन्फॉर्मेशन मिली है
वह उसी के हिसाब से काम कर रहा है। अगर प्रोग्रामिंग गलत है तो रिजल्ट भी गलत दिखते हैं, लेकिन डायरेक्शन हमेशा लाइफ वर्ड ही होती है, यानी जिंदगी की तरफ, बचाव की तरफ, ग्रोथ की तरफ। इस पॉइंट की सबसे बड़ी सीख यह है कि अपनी प्रॉब्लम्स के लिए खुद को दोष देना बंद करो। तुम्हारा सबकॉन्शियस तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं बैठा है, वह सिर्फ पुराने डेटा के आधार पर तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा है। जब तुम उसे नई, सही और सेफ प्रोग्रामिंग दोगे तो वही सबकॉन्शियस तुम्हें आगे बढ़ाने लगेगा। सीधे शब्दों में कहें तो सबकॉन्शियस माइंड की इंटेंशन हमेशा सही होती है, बस कभी कभी उसकी इंफॉर्मेशन आउटडेटेड होती है। जैसे ही प्रोग्रामिंग बदलती है, वही सबकॉन्शियस प्रोटेक्शन से प्रोग्रेस की तरफ मूव करने लगता है। पॉइंट नंबर 8। इस पॉइंट का सीधा मतलब यह है कि जिंदगी में जो रिजल्ट हमें मिलता है वह अचानक नहीं मिलता। रिजल्ट हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चल रही क्लैरिटी या कंफ्यूजन का रिफ्लेक्शन होता है। अगर अंदर साफ नहीं है कि हमें क्या चाहिए, तो बाहर भी वैसा ही उलझा हुआ रिजल्ट आता है। सबकॉन्शियस माइंड को वेग इंस्ट्रक्शन समझ में नहीं आती, उसे साफ और रिपीटेड मैसेज चाहिए। सबसे पहले क्लियर डिजायर को समझो। क्लियर डिजायर का मतलब यह नहीं है कि तुम बहुत बड़ी या फैंसी चीज सोचो। इसका मतलब है कि तुम्हें खुद को साफ पता हो कि तुम क्या चाहते हो। जब इंसान खुद कंफ्यूज्ड होता है, कभी कुछ चाहता है और कभी कुछ और, तो सबकॉन्शियस को मिक्स्ड सिग्नल्स मिलते हैं। मिक्स्ड सिग्नल का नतीजा हमेशा वीक या डिलेड रिजल्ट होता है। सबकॉन्शियस तभी सही काम करता है जब उसे एक साफ डायरेक्शन मिलती है। अब रिपीटेड थॉट की बात करते हैं। सबकॉन्शियस माइंड किसी एक बार की सोची हुई बात पर काम नहीं करता, वह उस बात पर काम करता है जो बार बार दिमाग में घूमती रहती है। अगर तुम दिन में एक बार सोचते हो कि मुझे सफल होना है और बाकी पूरा दिन डर, डाउट और नेगेटिविटी में निकाल देते हो, तो सबकॉन्शियस वही नेगेटिविटी एक्सेप्ट करेगा। जो थॉट जितनी बार रिपीट होती है, वही सबकॉन्शियस की रियलिटी बन जाती है। अब इमोशनल इन्वॉल्वमेंट को समझना बहुत जरूरी है। सिर्फ सोच लेना काफी नहीं है। जब तक उस सोच के साथ फीलिंग जुड़ी नहीं होती, सबकॉन्शियस उसे वीक सिग्नल मानता है। इमोशन सबकॉन्शियस की लैंग्वेज है। जब तुम किसी चीज को सच में फील करते हो, तब सबकॉन्शियस उस मैसेज को सीरियस लेता है। यही वजह है कि डर जल्दी सच बन जाता है, क्योंकि उसमें इमोशन बहुत स्ट्रांग होता है। इसीलिए कहा गया है कि कंफ्यूज्ड माइंड कंफ्यूज्ड रिजल्ट देता है। अगर दिमाग कभी आगे बढ़ना चाहता है और कभी पीछे हटना, तो सबकॉन्शियस अनश्योर रहता है कि किस डायरेक्शन में काम करना है। इसके उलट फोकस्ड माइंड अलाइंड रिजल्ट देता है। जब डिजायर क्लियर होती है, थॉट रिपीट होता है और फीलिंग जुड़ी होती है, तो सबकॉन्शियस और कॉन्शियस एक ही दिशा में काम करने लगते हैं। इस पॉइंट की सबसे गहरी सीख ये है कि रिजल्ट बाहर से नहीं आते, अंदर से बनते हैं। जैसे जैसे अंदर क्लैरिटी बढ़ती है, वैसे वैसे बाहर की रियलिटी भी क्लियर होने लगती है। सबकॉन्शियस माइंड कोई मैजिक नहीं करता, वह बस उसी क्लैरिटी को फॉलो करता है जो तुम रोज उसे देते हो। पॉइंट नंबर 9। इस पॉइंट का मतलब यह है कि ज्यादातर लोगों की मनी प्रॉब्लम्स असल में बाहर की प्रॉब्लम्स नहीं होती। बाहर से देखने पर लगता है कि सैलरी कम है, अपॉर्चुनिटीज नहीं है या हालात खराब हैं, लेकिन असली वजह ज्यादातर अंदर छुपी होती है, यानी बिलीफ्स में। सबकॉन्शियस माइंड पैसे को वैसे नहीं देखता जैसे हम ऊपर ऊपर से देखते हैं। वह पैसे को सेफ्टी या डेंजर के रूप में देखता है। बहुत से लोगों के सबकॉन्शियस में बचपन से ही कुछ बिलीफ्स बैठी होती हैं, जैसे पैसा बुरा होता है, पैसे से इंसान बिगड़ जाता है, ज्यादा पैसा मतलब ज्यादा टेंशन, या हम जैसे लोगों के लिए पैसा नहीं होता। ये बातें कॉन्शियस माइंड से भले ही हट चुकी हों, लेकिन सबकॉन्शियस में गहराई से बैठी रहती हैं। जब भी पैसा आने लगता है, सबकॉन्शियस को लगता है कि यह अनसेफ है। अब मैं डिजर्व नहीं करता वाले बिलीफ को समझो। कई लोग मेहनत तो करते हैं, लेकिन अंदर से उन्हें लगता है कि वे ज्यादा पैसे के लायक नहीं हैं। यह फीलिंग बहुत सटल होती है, लेकिन सबकॉन्शियस इसे साफ साफ समझ लेता है। रिजल्ट यह होता है कि इंसान या तो गलत डिसीजंस लेता है, या पैसे को संभाल नहीं पाता, या खुद ही मौके खराब कर देता है। यह सब जानबूझकर नहीं होता। सबकॉन्शियस माइंड ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसका काम इंसान को सेफ रखना है। अगर सबकॉन्शियस यह मान चुका है कि पैसा डेंजर है या परेशानी लाता है, तो वह इंसान को उससे दूर रखने की कोशिश करेगा। बाहर से यह लगता है कि पैसा टिकता नहीं या आता ही नहीं,
लेकिन अंदर से सबकॉन्शियस प्रोटेक्शन मोड में काम कर रहा होता है। इसीलिए कई बार ऐसा देखा जाता है कि इंसान अचानक पैसा कमा लेता है, लेकिन कुछ ही समय में सब खत्म हो जाता है। लॉटरी जीतने वाले लोगों के साथ भी यही होता है। बाहर पैसा आ जाता है, लेकिन अंदर प्रोग्रामिंग वही पुरानी रहती है। इसलिए सबकॉन्शियस उस पैसे को फॉरेन मानकर बाहर निकाल देता है। इस पॉइंट की सबसे बड़ी सीख यह है कि पैसे के साथ रिलेशनशिप सबकॉन्शियस लेवल पर बनती है। जब तक सबकॉन्शियस पैसे को सेफ, नॉर्मल और एक्सेप्टेबल नहीं मानेगा, तब तक पैसा या तो आएगा ही नहीं या टिकेगा नहीं। वेल्थ का रास्ता बाहर से नहीं, अंदर की बिलीफ्स बदलने से शुरू होता है। सीधे शब्दों में कहें तो पैसा रिपेल इसलिए नहीं होता क्योंकि तुम काबिल नहीं हो, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि सबकॉन्शियस तुम्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। जैसे ही बिलीफ्स बदलते हैं, वही सबकॉन्शियस पैसे को अट्रैक्ट करने लगता है। पॉइंट नंबर 10। इस पॉइंट का मतलब यह है कि रिच होना कोई गुनाह नहीं है और गरीब रहना कोई महानता या स्पिरिचुअलिटी की निशानी नहीं है। लेकिन समस्या यह है कि बहुत से लोगों के सबकॉन्शियस में यह आइडिया बचपन से डाल दिया जाता है कि ज्यादा पैसा इंसान को गलत बना देता है। पैसा मतलब लालच और सादगी का मतलब कम पैसे में जीना। ये बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन अंदर जाकर सबकॉन्शियस में गिल्ट पैदा कर देती हैं। जब इंसान अंदर से यह मान लेता है कि रिच होना कुछ गलत सा है, तो वह चाहे जितनी मेहनत कर ले, पैसा उसके पास टिक नहीं पाता। कभी अचानक खर्च आ जाता है, कभी गलत डिसीजन हो जाता है, कभी कोई लॉस हो जाता है। बाहर से लगता है कि बैड लक है, लेकिन असल में सबकॉन्शियस गिल्ट के कारण पैसे को अपने पास रखने नहीं दे रहा होता। अब गिल्ट को थोड़ा और गहराई से समझो। गिल्ट एक बहुत सटल फीलिंग होती है। इंसान कॉन्शियस लेवल पर कहता है कि मुझे पैसा चाहिए, लेकिन सबकॉन्शियस लेवल पर उसे लगता है कि अगर मेरे पास ज्यादा पैसा आया तो मैं बुरा इंसान बन जाऊंगा, लोग मुझे जज करेंगे या मैं अपनी वैल्यूज खो दूंगा। सबकॉन्शियस इस कॉन्फ्लिक्ट को टॉलरेट नहीं करता। वह उस चीज को हटा देता है जो अंदर कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रही हो, और इस केस में वह पैसा होता है। इसीलिए इस पॉइंट में कहा गया है कि वेल्थ एक्सेप्ट करने का परमिशन खुद को देना पड़ता है। जब तक इंसान अंदर से खुद को यह परमिशन नहीं देता कि हाँ, मेरे पास पैसा होना सेफ है और सही है, तब तक सबकॉन्शियस उसे वेल्थ के साथ कंफर्टेबल नहीं होने देता। परमिशन का मतलब एरोगेंस नहीं है, बल्कि एक्सेप्टेंस है। रिच होने का मतलब यह नहीं है कि इंसान ग्रीडी हो जाए। रिच होने का मतलब है कि इंसान के पास चॉइसेस हों, प्रेशर कम हो और वह दूसरों की मदद करने की पोजीशन में हो। जब सबकॉन्शियस इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि वेल्थ पॉजिटिव भी हो सकती है, तब गिल्ट धीरे धीरे खत्म होने लगता है। इस पॉइंट की सबसे बड़ी सीख ये है कि पैसा बाहर से नहीं रुकता, वह अंदर से रोका जाता है। जैसे ही इंसान अपने सबकॉन्शियस को यह मैसेज देता है कि वेल्थ गलत नहीं है और मैं इसके लायक हूं, वैसे ही पैसा आने और टिकने के रास्ते खुलने लगते हैं। रिच होना तुम्हारा राइट है, लेकिन उस राइट को एक्सेप्ट करना तुम्हें खुद ही सीखना पड़ता है। पॉइंट नंबर याद रख। इस पॉइंट का मतलब यह है कि सक्सेस सिर्फ मेहनत करने से नहीं आता। बहुत लोग दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी आगे नहीं बढ़ पाते। वहीं कुछ लोग कम मेहनत में भी आगे निकल जाते हैं। इसका कारण लक नहीं होता, बल्कि यह होता है कि उनका सबकॉन्शियस माइंड उनके साथ पार्टनर की तरह काम कर रहा होता है। जब सबकॉन्शियस पार्टनर नहीं होता तो मेहनत भारी लगती है। इंसान खुद को घसीटता है, डिसिप्लिन टूटता है और बार बार वही गलतियां रिपीट होती हैं। लेकिन जब सबकॉन्शियस पार्टनर बन जाता है तो वही काम ऑटोमेटिक होने लगता है। इंसान को खुद को फोर्स नहीं करना पड़ता, हैबिट्स अपने आप चलने लगती हैं। अब समझो कि सबकॉन्शियस पार्टनर कब बनता है। यह तब होता है जब हैबिट, बिलीफ और आइडेंटिटी एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। हैबिट का मतलब है तुम रोज क्या करते हो। बिलीफ का मतलब है तुम अंदर से क्या मानते हो। आइडेंटिटी का मतलब है तुम खुद को कौन समझते हो। अगर ये तीनों अलग अलग डायरेक्शन में हैं, तो सबकॉन्शियस कंफ्यूज्ड रहता है और सक्सेस स्लो या ब्लॉक्ड हो जाती है। उदाहरण के लिए, कोई इंसान रोज मेहनत करता है, लेकिन अंदर से यह मानता है कि मैं कभी आगे नहीं बढ़ सकता और अपनी आइडेंटिटी ये बना चुका है कि मैं एवरेज हूं। बाहर से हैबिट स्ट्रांग है, लेकिन बिलीफ और आइडेंटिटी वीक हैं। ऐसे में सबकॉन्शियस मेहनत के खिलाफ काम करने लगता है। इंसान प्रोक्रेस्टिनेट करता है, गलत डिसीजंस लेता है या सही मौके पर पीछे हट जाता है। इसके उलट
जब इंसान की आइडेंटिटी यह बन जाती है कि मैं सीखने वाला इंसान हूं या मैं ग्रो करता हूं, बिलीफ यह होता है कि मेरे लिए सक्सेस पॉसिबल है, और हैबिट रोज उसी डायरेक्शन में छोटी छोटी एक्शंस लेने की होती है, तब सबकॉन्शियस पूरी ताकत से सपोर्ट करता है। तब वही सबकॉन्शियस आइडियाज देता है, सही लोगों से मिलवाता है और सही समय पर सही एक्शन करवाता है। इस पॉइंट की सबसे बड़ी बात यह है कि सक्सेस को पुश नहीं किया जाता, उसे अलाइन किया जाता है। जब सबकॉन्शियस पार्टनर बन जाता है तो सक्सेस स्ट्रगल नहीं लगती, चीजें नेचुरली फ्लो करने लगती हैं। डिसिप्लिन बोझ नहीं लगता, क्योंकि हैबिट्स सबकॉन्शियस से चल रही होती हैं। सीधे शब्दों में कहें तो जब तुम खुद को अंदर से सफल इंसान मानने लगते हो, तब सबकॉन्शियस तुम्हारे साथ मिलकर काम करता है। तब सक्सेस अकेले मेहनत का रिजल्ट नहीं रहती, बल्कि सबकॉन्शियस के सपोर्ट का रिजल्ट बन जाती है। पॉइंट नंबर 12। इस पॉइंट का मतलब यह है कि सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ स्पिरिचुअलिटी या मोटिवेशन की बात नहीं है, बल्कि साइंस भी इसे सीरियस तरीके से यूज करती है। साइंटिस्ट्स इसे अलग नामों से बुलाते हैं, जैसे मेंटल रिहर्सल और विजुअलाइजेशन, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है जो सबकॉन्शियस माइंड की पावर बताता है। फर्क बस इतना है कि लैंग्वेज बदल गई है। मेंटल रिहर्सल का मतलब होता है किसी काम को करने से पहले उसे दिमाग में बार बार करना। जब इंसान किसी एक्शन को अपने माइंड में डिटेल के साथ इमेजिन करता है, तो सबकॉन्शियस माइंड उसे प्रैक्टिस मान लेता है। उसके लिए इमेजिन्ड एक्सपीरियंस और रियल एक्सपीरियंस में ज्यादा फर्क नहीं होता। इसी वजह से बॉडी और माइंड दोनों उस एक्शन के लिए तैयार हो जाते हैं। एथलीट्स इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हैं। मैच से पहले वे सिर्फ फिजिकल प्रैक्टिस नहीं करते, बल्कि खुद को जीतते हुए इमेजिन करते हैं। वे अपने दिमाग में वही मूवमेंट्स, वही टाइमिंग और वही कॉन्फिडेंस महसूस करते हैं जो असली खेल में चाहिए होता है। सबकॉन्शियस माइंड इस रिहर्सल को सच मान लेता है और बॉडी को पहले से ट्रेंड मोड में डाल देता है। इसलिए जब असली मोमेंट आता है तो बॉडी ऑटोमेटिकली सही रिस्पॉन्स देती है। परफॉर्मर्स भी यही करते हैं। स्टेज पर जाने से पहले वे अपने दिमाग में परफॉर्मेंस को स्मूथ और कॉन्फिडेंट इमेजिन करते हैं। इससे उनका डर कम होता है और सबकॉन्शियस यह मान लेता है कि यह सिचुएशन सेफ है। जब सबकॉन्शियस सेफ्टी मान लेता है, तब नर्वसनेस कम हो जाती है और परफॉर्मेंस बेटर हो जाती है। इस पॉइंट की सबसे जरूरी बात यह है कि प्रैक्टिस हमेशा पहले माइंड में होती है। अगर दिमाग में बार बार फेलियर की रिहर्सल होती रहेगी, तो सबकॉन्शियस वही प्रोग्राम चला देगा। लेकिन अगर दिमाग में सक्सेस, कॉन्फिडेंस और काल्मनेस की रिहर्सल होगी, तो सबकॉन्शियस उसी के हिसाब से बॉडी और बिहेवियर को गाइड करेगा। साइंस आज यह मानती है कि ब्रेन इमेजिन्ड एक्शन और रियल एक्शन को बहुत हद तक एक जैसा प्रोसेस करता है। इसलिए मेंटल रिहर्सल सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है, बल्कि ट्रेनिंग का एक पावरफुल तरीका है। सबकॉन्शियस माइंड वही एक्सेप्ट करता है जो उसे बार बार दिखाया जाता है। इस पॉइंट की सीख ये है कि अगर तुम अपने दिमाग में खुद को बार बार हारते हुए देख रहे हो, तो सबकॉन्शियस उसी दिशा में प्रैक्टिस कर रहा है। लेकिन अगर तुम खुद को जीतते हुए कॉन्फिडेंट और स्टेबल देखते हो, तो सबकॉन्शियस तुम्हें रियल लाइफ में उसी डायरेक्शन में पुश करता है। इसलिए रिजल्ट से पहले रिहर्सल जरूरी है, और रिहर्सल पहले माइंड में होती है। पॉइंट नंबर 13। इस पॉइंट का मतलब यह है कि नींद सिर्फ शरीर को आराम देने के लिए नहीं होती, बल्कि सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने का सबसे ताकतवर समय भी होती है। जब हम सोने वाले होते हैं, तब हमारा कॉन्शियस माइंड धीरे धीरे वीक हो जाता है। दिन भर का एनालिसिस, लॉजिक और सोच कम होने लगती है। इसी समय सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा ओपन होता है, और जो भी थॉट्स उस वक्त दिमाग में होते हैं, उन्हें बिना सवाल किए एक्सेप्ट कर लेता है। इसीलिए जो इंसान सोने से पहले डर, चिंता या टेंशन में होता है, उसका सबकॉन्शियस पूरी रात उसी फीलिंग पर काम करता रहता है। सुबह उठते ही वह इंसान भारीपन, डर या आलस महसूस करता है, बिना यह जाने कि इसकी शुरुआत रात में हो चुकी थी। नाइट थॉट्स असल में नेक्स्ट डे के बिहेवियर की फाउंडेशन रख देते हैं। अब इसे बिहेवियर के एंगल से समझो। अगर कोई इंसान रोज सोने से पहले यह सोचता है कि कल बहुत मुश्किल दिन होगा, मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगा, तो सबकॉन्शियस इस थॉट को सच मान लेता है। अगली सुबह वही इंसान बिना किसी वजह के टायर्ड, डिमोटिवेटेड और डिस्ट्रैक्टेड महसूस करता है। बाहर से लगता है कि दिन खराब है, लेकिन असल में प्रोग्रामिंग रात को हो चुकी होती है। इसके उलट
अगर कोई इंसान सोने से पहले खुद को काम, सेफ और केपेबल महसूस कराता है तो सबकॉन्शियस पूरी रात उसी डायरेक्शन में काम करता है। सुबह उठते ही माइंडसेट अलग होता है। इंसान ज्यादा फोकस्ड, रिलैक्स्ड और कॉन्फिडेंट महसूस करता है। कोई मैजिक नहीं होता, बस सबकॉन्शियस वही प्रोग्राम फॉलो कर रहा होता है जो रात में दिया गया था। स्लीप के दौरान सबकॉन्शियस माइंड दिन भर के एक्सपीरियंसेस को प्रोसेस करता है और उन्हें फ्यूचर बिहेवियर के साथ जोड़ता है। यही वजह है कि हैबिट्स, इमोशंस और रिएक्शंस धीरे धीरे शेप लेते हैं। अगर रात रात भर नेगेटिविटी दी जाएगी तो सबकॉन्शियस उसी को स्ट्रेंथन करेगा। अगर पॉजिटिव और स्टेबल थॉट्स दिए जाएंगे तो वही सीड्स बनकर अगले दिन बिहेवियर में दिखाई देंगे। इस पॉइंट की सबसे गहरी सीख यह है कि रात का आखिरी थॉट बहुत पावरफुल होता है। वह अगले दिन की दिशा तय करता है। नाइट थॉट्स डेस्टिनी का पूरा फैसला नहीं करते, लेकिन वे सीड्स जरूर बो देते हैं। अगले दिन के एक्शंस उन्हीं सीड्स से निकलते हैं। इसलिए जो इंसान अपनी जिंदगी बदलना चाहता है उसे दिन से ज्यादा रात को संभालना सीखना पड़ता है। स्लीप से पहले का समय सबकॉन्शियस के साथ बातचीत करने का समय होता है। जो मैसेज उस वक्त दिया जाता है वही अगली सुबह रियलिटी बनकर सामने आने लगता है। पॉइंट नंबर 14। इस पॉइंट का मतलब यह है कि ज्यादातर रिलेशनशिप या मैरिटल प्रॉब्लम्स बाहर की सिचुएशन की वजह से नहीं होती, बल्कि अंदर चल रही सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग की वजह से होती है। ऊपर से देखने पर लगता है कि प्रॉब्लम सामने वाले इंसान में है, उसकी आदतों में है या उसके बिहेवियर में है, लेकिन असल में हम रिलेशनशिप में अपने सबकॉन्शियस बिलीव्स को जी रहे होते हैं। सबसे पहले एक्सपेक्टेशन को समझो। एक्सपेक्टेशन अपने आप में गलत नहीं होती, लेकिन जब एक्सपेक्टेशन अनकॉन्शियस हो जाती है तब प्रॉब्लम बनती है। बहुत बार इंसान को खुद पता नहीं होता कि वह रिलेशनशिप से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। सबकॉन्शियस में ये एक्सपेक्टेशन बैठी होती है कि सामने वाला हमेशा मुझे समझे, कभी मुझे छोड़े नहीं या मुझे कभी दुख न दे। जब रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता तो डिसअपॉइंटमेंट, गुस्सा और डिस्टेंस पैदा होने लगती है। अब पास्ट प्रोग्रामिंग की बात करते हैं। इंसान अपने बचपन, अपने पेरेंट्स के रिलेशनशिप और अपने पुराने एक्सपीरियंसेस को देखकर सबकॉन्शियसली सीख लेता है कि रिश्ता कैसा होता है। अगर किसी ने बचपन में फाइट्स, नेग्लेक्ट या इनसिक्योरिटी देखी है तो उसका सबकॉन्शियस यह मान लेता है कि रिलेशनशिप्स में दर्द नॉर्मल है। फिर वह बड़ा होकर अनजाने में ऐसे ही पैटर्न्स अट्रैक्ट करता है, क्योंकि सबकॉन्शियस वही फैमिलियर चीज ढूंढता है, चाहे वह पेनफुल ही क्यों ना हो। फियर भी रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स का बहुत बड़ा कारण है। डर छोड़े जाने का हो सकता है, धोखा मिलने का हो सकता है या अकेले रह जाने का हो सकता है। यह डर कॉन्शियस लेवल पर साफ दिखाई नहीं देता, लेकिन सबकॉन्शियस में बहुत गहराई से बैठा होता है। यही डर इंसान को ओवर रिएक्ट करने, कंट्रोल करने या विथड्रॉ होने पर मजबूर करता है। बाहर से लगता है कि बिहेवियर गलत है, लेकिन अंदर से सबकॉन्शियस सेफ्टी ढूंढ रहा होता है। इस पॉइंट की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम रिलेशनशिप में सामने वाले इंसान को नहीं, बल्कि अपने बिलीफ सिस्टम को जी रहे होते हैं। अगर अंदर बिलीफ है कि लोग भरोसे के लायक नहीं होते, तो चाहे सामने वाला कितना भी अच्छा क्यों ना हो, दिमाग उसी बिलीफ के हिसाब से सिचुएशन को इंटरप्रेट करेगा। छोटी छोटी बातों में भी डाउट और मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाएगी। जब इंसान यह समझ लेता है कि रिलेशनशिप की प्रॉब्लम सिर्फ सामने वाले की गलती नहीं है, बल्कि सबकॉन्शियस पैटर्न्स का रिजल्ट है, तब असली बदलाव शुरू होता है। अवेयरनेस आते ही इंसान रिएक्ट करने के बजाय ऑब्जर्व करना सीखता है। धीरे धीरे बिलीफ्स चेंज होते हैं और वही रिलेशनशिप ज्यादा काम और स्टेबल बनने लगती है। इस पॉइंट की सबसे गहरी सीख यह है कि रिश्ता सुधारने के लिए पहले अंदर देखना पड़ता है। जैसे जैसे सबकॉन्शियस बिलीफ्स हील होते हैं, वैसे वैसे रिलेशनशिप अपने आप बेहतर होने लगती है। सामने वाला बदले या न बदले, अंदर का बदलाव बाहर की रियलिटी को जरूर बदल देता है। पॉइंट नंबर 15। इस पॉइंट का सबसे बड़ा सच ये है कि हैप्पीनेस बाहर की सिचुएशन से नहीं आती। हम अक्सर सोचते हैं कि जब पैसा आ जाएगा, जब प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी या जब लोग बदल जाएंगे, तब हम खुश होंगे। लेकिन यह सोच हमें बार बार निराश करती है, क्योंकि बाहर की सिचुएशन कभी परमानेंटली परफेक्ट नहीं होती। असली हैप्पीनेस सबकॉन्शियस माइंड के अंदर बनती है। सबसे पहले इनर डायलॉग को समझो। इनर डायलॉग वह आवाज है जो हमारे दिमाग में दिन रात चलती रहती है। कोई इसे नोटिस नहीं करता, लेकिन यही आवाज हमारी हैप्पीनेस डिसाइड करती है।
अगर सबकॉन्शियस में ये डायलॉग चलता रहता है कि कुछ न कुछ गलत है, मैं पीछे रह गया हूं, या मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो बाहर सब ठीक होने पर भी इंसान खुश महसूस नहीं कर पाता। इसके उलट, अगर इनर डायलॉग सपोर्टिव है तो मुश्किल हालात में भी इंसान इमोशनली स्टेबल रहता है। अब मेंटल फोकस की बात करते हैं। दिमाग एक समय में बहुत सारी चीजों पर ध्यान नहीं दे सकता। सबकॉन्शियस उसी चीज को बड़ा बना देता है जिस पर हम बार बार फोकस करते हैं। अगर फोकस हमेशा कमी, प्रॉब्लम और कंपैरिजन पर रहेगा तो सबकॉन्शियस उसी के हिसाब से इमोशंस पैदा करेगा। लेकिन अगर फोकस सॉल्यूशन, लर्निंग और छोटी छोटी अच्छी चीजों पर जाता है तो वही सबकॉन्शियस धीरे धीरे संतोष और शांति पैदा करने लगता है। अब ग्रैटिट्यूड को समझना बहुत जरूरी है। ग्रैटिट्यूड का मतलब यह नहीं है कि लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है। इसका मतलब यह है कि दिमाग ये मान ले कि सब कुछ गलत नहीं है। जब इंसान रोज ये नोटिस करता है कि कुछ चीजें सही भी हैं तो सबकॉन्शियस सेफ्टी और स्टेबिलिटी महसूस करता है। सेफ्टी महसूस होते ही एंजाइटी कम होती है और हैप्पीनेस अपने आप बढ़ने लगती है। इस पॉइंट में कहा गया है कि काम माइंड हॉर्गेंडर्स हैप्पी लाइफ, और यह बिल्कुल सच है। काम माइंड का मतलब यह नहीं कि दिमाग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। काम माइंड का मतलब है कि दिमाग प्रॉब्लम्स के बीच भी बैलेंस बनाए रख सकता है। जब सबकॉन्शियस काम होता है तो इमोशंस एक्सट्रीम नहीं होते, न बहुत ज्यादा डर, न बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन। यही इमोशनल बैलेंस हैप्पीनेस की असली पहचान है। इस पॉइंट की सबसे गहरी सीख यह है कि हैप्पीनेस को चेज नहीं किया जाता, उसे क्रिएट किया जाता है। बाहर कुछ बदलने से पहले अंदर का डायलॉग, फोकस और ग्रैटिट्यूड बदलना पड़ता है। जैसे जैसे सबकॉन्शियस काम और सपोर्टिव बनता है वैसे वैसे लाइफ अपने आप हल्की और खुशहाल महसूस होने लगती है। पॉइंट नंबर 16। इस पॉइंट का असली मतलब यह है कि इंसान को बाहर की दुनिया वैसे ही ट्रीट करती है जैसा वह अंदर से अपने बारे में मानता है। अगर सबकॉन्शियस माइंड के अंदर यह बिलीफ बैठा है कि लोग मुझे इग्नोर करते हैं तो बाहरी दुनिया में बार बार वैसी सिचुएशंस आती रहेंगी जहां लोग तुम्हें इग्नोर करेंगे। अगर अंदर बिलीफ है कि मैं रिस्पेक्ट के लायक नहीं हूं तो सबकॉन्शियस ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करेगा जो तुम्हारे साथ डिसरिस्पेक्टफुल व्यवहार करेंगे। यानी बाहरी रिश्ते हमेशा अंदर के मिरर्स की तरह होते हैं। जो पैटर्न सबकॉन्शियस में चल रहा है वही बार बार रिलेशनशिप्स में रिपीट होता है। हम सोचते हैं कि लोग हमारे साथ कैसा व्यवहार करें, यह उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन असल में सबकॉन्शियसली हम उन्हें सिखाते हैं कि हमें कैसे ट्रीट करना है, हमारे टोन, एनर्जी और रिएक्शंस के जरिए। अब रिस्पेक्ट, लव और ट्रस्ट की बात करें। ये क्वालिटीज बाहर से नहीं आती बल्कि पहले सबकॉन्शियस में बनती हैं। जो इंसान खुद को रिस्पेक्ट नहीं करता उसके सबकॉन्शियस में यह सिग्नल रहता है कि मुझे लाइटली लिया जा सकता है। फिर सामने वाले लोग भी वही एनर्जी पकड़ लेते हैं। जो इंसान अंदर से खुद को ट्रस्टवर्दी और लवेबल मानता है उसकी बॉडी लैंग्वेज, आवाज और रिएक्शन नेचुरली काल्म और स्टेबल होते हैं, जिससे सामने वाला भी कंफर्ट महसूस करता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझो। अगर कोई व्यक्ति अंदर से इनसिक्योर है और बार बार सोचता है कि लोग मुझे छोड़ देंगे तो सबकॉन्शियस उस इनसिक्योरिटी को हर इंटरेक्शन में प्रोजेक्ट करता है। वो या तो बहुत क्लिंगी हो जाता है या फिर डिस्टेंस बनाता है। रिजल्ट वही इनसिक्योरिटी बन जाती है जिससे वो बचना चाहता था। लेकिन अगर सबकॉन्शियसली वह ये मान ले कि मैं इमोशनली सेफ हूं तो उसके रिएक्शंस शांत हो जाते हैं और लोग उसके साथ जेन्युइनली जुड़ने लगते हैं। ये पॉइंट हमें यह भी सिखाता है कि हार्मनी यानी तालमेल बाहर के लोगों को बदलने से नहीं आती बल्कि अंदर के बिलीव्स को हील करने से आती है। जब सबकॉन्शियस में यह सेटल हो जाता है कि मैं वर्दी हूं, मैं सेफ हूं और मैं दूसरों को भी समझ सकता हूं, तो बाहर की दुनिया भी उसी वाइब्रेशन पर रिस्पॉन्ड करती है। सबकॉन्शियस माइंड एक मैग्नेट की तरह काम करता है। जो अंदर की एनर्जी है वही बाहर अट्रैक्ट होती है। अगर अंदर प्यार, सम्मान और भरोसा है तो बाहर भी वही मिलेगा। लेकिन अगर अंदर डर, गुस्सा या कमजोरी है तो वही पैटर्न बार बार सामने आएगा। इस पॉइंट की सबसे गहरी सीख यह है कि रिश्तों को सुधारने के लिए दूसरों को बदलना जरूरी नहीं है। बस खुद के सबकॉन्शियस में रिस्पेक्ट, लव और ट्रस्ट की जड़ें मजबूत करनी होती हैं। जैसे जैसे ये अंदर ग्रो करते हैं वैसे वैसे दुनिया का बिहेवियर भी अपने आप बदलने लगता है। पॉइंट नंबर 17। इस पॉइंट का मतलब यह नहीं है कि जिसने तुम्हें हर्ट किया वह सही था। फॉरगिवनेस का मतलब यह भी नहीं है
कि जो हुआ उसे भूल जाओ या दोबारा वही सब टॉलरेट करो। फॉरगिवनेस का असली मतलब है अपने सबकॉन्शियस माइंड को उस दर्द से आजाद करना जो तुम लंबे समय से अंदर पकड़ कर बैठे हो। जब इंसान किसी को माफ नहीं करता तो वह दर्द बाहर नहीं, अंदर जमा हो जाता है। कॉन्शियसली इंसान आगे बढ़ता हुआ दिखता है, लेकिन सबकॉन्शियसली वही पुरानी कहानी बार बार चलती रहती है। दिमाग उसी घटना को याद करता है, वही इमोशंस दोहराता है और वही रिएक्शंस फ्यूचर सिचुएशंस में ले आता है। यही वजह है कि जब तक पेन पकड़ा रहता है, सबकॉन्शियस सेम स्टोरी को रिपीट करता रहता है। इसे एक आसान एग्जाम्पल से समझो। मान लो किसी इंसान को किसी ने धोखा दिया। अगर वह इंसान अंदर से उस धोखे को पकड़ कर बैठा रहता है तो उसका सबकॉन्शियस यह मान लेता है कि दुनिया अनसेफ है। अगली बार जब कोई नया रिश्ता आता है तो वही डर, वही सस्पिशन और वही डिफेंसिवनेस सामने आ जाती है। बाहर से लगता है कि नया इंसान प्रॉब्लम है, लेकिन असल में पुरानी पेन करंट सिचुएशन को कंट्रोल कर रही होती है। फॉरगिवनेस का काम इस लूप को तोड़ना होता है। जब इंसान अंदर से यह तय करता है कि मैं इस दर्द को अपने फ्यूचर को खराब नहीं करने दूंगा, तब सबकॉन्शियस को नया सिग्नल मिलता है। यह सिग्नल होता है कि खतरा खत्म हो चुका है। जैसे ही सबकॉन्शियस यह मान लेता है, वह पुराने इमोशनल पैटर्न्स को धीरे धीरे छोड़ना शुरू कर देता है। यहाँ समझने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि पेन को पकड़े रखना किसी को सजा नहीं देता, बल्कि खुद को कैद में रखता है। सबकॉन्शियस उस पेन को आइडेंटिटी बना लेता है और उसी आइडेंटिटी के हिसाब से दुनिया को देखता है। फॉरगिवनेस उस आइडेंटिटी को डिसॉल्व करने का प्रोसेस है। फॉरगिवनेस एक प्रोसेस है, एक दिन का फैसला नहीं। इसका मतलब यह है कि हर बार जब पुरानी याद या गुस्सा उठे तो कॉन्शियसली ये चूज करना कि मैं इस दर्द को आगे नहीं बढ़ाऊंगा। जैसे जैसे ये चॉइस रिपीट होती है, सबकॉन्शियस नई स्टोरी एक्सेप्ट करने लगता है। इस पॉइंट की सबसे गहरी सीख यह है कि फॉरगिवनेस दूसरों को आजाद करने का काम नहीं है, बल्कि खुद को हल्का और फ्री करने का तरीका है। जब पेन रिलीज होती है, तब सबकॉन्शियस नई, बेहतर और शांत कहानी लिखना शुरू करता है। तभी असली हीलिंग और आगे बढ़ने की शुरुआत होती है। पॉइंट नंबर 18, मेंटल ब्लॉक्स वो इनविजिबल दीवारें होती हैं जो इंसान के दिमाग में बन जाती हैं और उसे आगे बढ़ने से रोकती हैं। ये दीवारें बाहर से दिखाई नहीं देती, लेकिन अंदर से बहुत स्ट्रांग होती हैं। ज्यादातर मेंटल ब्लॉक्स बचपन से आते हैं या फिर बार बार की फेलियर्स से बनते हैं। बचपन में जो बातें हम सुनते हैं, जैसे तू ये नहीं कर सकता, ये तेरे बस की बात नहीं, वो सीधे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती हैं। उस समय हम सवाल नहीं करते, हम बस मान लेते हैं। रिपीटेड फेलियर्स भी मेंटल ब्लॉक्स बनाती हैं। जब इंसान बार बार कोशिश करता है और बार बार हारता है, तो धीरे धीरे सबकॉन्शियस यह कंक्लूजन निकाल लेता है कि कोशिश करना बेकार है। फिर अगली बार मौका आने पर दिमाग पहले ही सिग्नल दे देता है कि मत कर, फायदा नहीं होगा। बाहर से लगता है कि इंसान लेजी है या डरपोक है, लेकिन अंदर से सबकॉन्शियस उसे पुराने दर्द से बचाने की कोशिश कर रहा होता है। अब सवाल आता है कि इन मेंटल ब्लॉक्स को हटाया कैसे जाए। पहला स्टेप है अवेयरनेस। अवेयरनेस का मतलब है यह पहचानना कि मेरे अंदर कौन सी सोच मुझे रोक रही है। जब तक इंसान यह नहीं देखता कि प्रॉब्लम कहाँ है, तब तक उसे बदला नहीं जा सकता। जैसे ही तुम यह नोटिस करने लगते हो कि हर बार एक ही जगह डर आ जाता है या एक ही बात दिमाग में घूमती है, वहीं से ब्लॉक कमजोर होना शुरू हो जाता है। दूसरा स्टेप है रिमाइंडर। सबकॉन्शियस पुरानी प्रोग्रामिंग पर चलता है, इसलिए उसे बार बार याद दिलाना पड़ता है कि अब सिचुएशन बदल चुकी है। रिमाइंडर का मतलब है खुद को यह बताना कि यह डर पुराना है, यह बिलीफ पुरानी कंडीशन का है, अभी की रियलिटी अलग है। जब यह रिमाइंडर रोज दिया जाता है तो सबकॉन्शियस को नया डेटा मिलने लगता है। तीसरा और सबसे जरूरी स्टेप है रिप्लेसमेंट थॉट्स। मेंटल ब्लॉक को सीधे हटाया नहीं जा सकता, लेकिन उसकी जगह नया थॉट रखा जा सकता है। जैसे अगर अंदर बिलीफ है कि मैं फेल हो जाऊंगा, तो उसकी जगह यह थॉट लाना कि मैं सीख रहा हूं, परफेक्ट होना जरूरी नहीं। सबकॉन्शियस खाली जगह पसंद नहीं करता, इसलिए जब नया थॉट रिपीट होता है तो पुराना ब्लॉक धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगता है। इस पूरे प्रोसेस में टाइम लगता है। मेंटल ब्लॉक्स एक दिन में नहीं बने तो एक दिन में खत्म भी नहीं होंगे, लेकिन जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ती है, रिमाइंडर्स मिलते हैं
और रिप्लेसमेंट थॉट्स रिपीट होते हैं, वैसे वैसे सबकॉन्शियस नई प्रोग्रामिंग एक्सेप्ट कर लेता है। इस पॉइंट की सबसे गहरी सीख ये है कि मेंटल ब्लॉक्स तुम्हारी वीकनेस नहीं है, ये सिर्फ पुराने एक्सपीरियंसेस का रिजल्ट है। जैसे ही तुम उन्हें समझकर कॉन्शियसली काम करना शुरू करते हो, वही ब्लॉक्स तुम्हारी ग्रोथ के रास्ते से हटने लगते हैं। सबकॉन्शियस को दुश्मन नहीं, स्टूडेंट की तरह ट्रेन करना पड़ता है। पॉइंट नंबर 19। इस पॉइंट का सबसे बड़ा सच ये है कि डर असल में अभी की रियलिटी नहीं होता। डर फ्यूचर की इमेजिनेशन होता है। इंसान अपने दिमाग में कुछ ऐसा इमेजिन कर लेता है जो अभी हुआ ही नहीं है, और सबकॉन्शियस माइंड उस इमेजिनेशन को सच मान लेता है। सबकॉन्शियस ये चेक नहीं करता कि यह सच में होगा या नहीं, वह बस ये देखता है कि दिमाग में कौन सी इमेज और फीलिंग बार बार आ रही है। जब इंसान बार बार फ्यूचर में फेलियर, रिजेक्शन या लॉस इमेजिन करता है, तो सबकॉन्शियस उसे रियल खतरे की तरह ट्रीट करता है। फिर बॉडी में वही रिएक्शंस आने लगते हैं। हार्ट तेज धड़कने लगता है, सांस भारी हो जाती है, दिमाग ब्लॉक हो जाता है। बाहर से लगता है कि डर सिचुएशन की वजह से है, लेकिन असल में डर इमेजिनेशन की वजह से होता है। अब डर हटाने का तरीका समझो। डर को फोर्स करके हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि सबकॉन्शियस फोर्स को डेंजर समझ लेता है। सही तरीका यह है कि डर की जगह काल्म इमेज दी जाए। काल्म इमेज का मतलब है अपने दिमाग में खुद को सेफ, स्टेबल और सिचुएशन को संभालते हुए देखना। जब सबकॉन्शियस को बार बार यह इमेज मिलती है कि सब कंट्रोल में है, तो वह डेंजर सिग्नल बंद करने लगता है। दूसरा स्टेप है सेफ्टी फीलिंग। फियर तब पैदा होता है जब सबकॉन्शियस अनसेफ महसूस करता है। अगर तुम अंदर से ये फील कर सको कि चाहे रिजल्ट कुछ भी हो, मैं सेफ हूं, तो डर की इंटेंसिटी अपने आप कम होने लगती है। सेफ्टी फीलिंग सबकॉन्शियस के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग सिग्नल होती है, क्योंकि उसका प्राइमरी काम प्रोटेक्शन होता है। तीसरा और सबसे जरूरी स्टेप है रेपिटेशन। एक बार काल्म इमेज या सेफ्टी फीलिंग लाने से डर खत्म नहीं होता। सबकॉन्शियस रेपिटेशन से सीखता है। जितनी बार डर आए और तुम कॉन्शियसली काल्म इमेज और सेफ्टी फीलिंग को रिपीट करो, उतनी बार डर कमजोर होता जाएगा। धीरे धीरे सबकॉन्शियस नई स्टोरी एक्सेप्ट कर लेता है कि यह सिचुएशन डेंजरस नहीं है। इस पॉइंट की सबसे गहरी सीख यह है कि डर को दुश्मन समझने की जरूरत नहीं है। डर सिर्फ यह बता रहा होता है कि सबकॉन्शियस ने फ्यूचर को गलत तरीके से इमेजिन कर लिया है। जैसे ही इमेजिनेशन बदलती है, वैसे ही डर का कंट्रोल भी ढीला पड़ने लगता है। सीधे शब्दों में कहें तो डर फ्यूचर का इल्यूजन है, और सबकॉन्शियस इल्यूजन को रियलिटी मान लेता है। काम इमेजिनेशन, सेफ्टी फीलिंग और रेपिटेशन के जरिए उसी सबकॉन्शियस को नया सच सिखाया जा सकता है। तभी डर धीरे धीरे डिसॉल्व होता है। पॉइंट नंबर 20। इस पॉइंट का सबसे बड़ा सच ये है कि एज शरीर की होती है, लेकिन ओल्डनेस दिमाग की होती है। शरीर का बूढ़ा होना नेचुरल है, उसे कोई नहीं रोक सकता, लेकिन इंसान अंदर से कब बूढ़ा हो जाता है, यह पूरी तरह उसके सबकॉन्शियस माइंड पर डिपेंड करता है। बहुत लोग कम उम्र में ही अंदर से थक जाते हैं, और कुछ लोग ज्यादा उम्र में भी जिंदगी से भरे रहते हैं। फर्क शरीर में नहीं, माइंडसेट में होता है। सबकॉन्शियस माइंड तब तक जवान रहता है जब तक उसमें क्यूरियोसिटी जिंदा रहती है। क्यूरियोसिटी का मतलब है चीजों में इंटरेस्ट लेना, सवाल पूछना और यह मानना कि अभी भी कुछ नया सीखा जा सकता है। जिस दिन इंसान यह मान लेता है कि अब सब सीख लिया, अब कुछ नया नहीं है, उसी दिन सबकॉन्शियस स्लो होना शुरू हो जाता है। क्यूरियोसिटी सबकॉन्शियस को सिग्नल देती है कि ग्रोथ अभी बाकी है। लर्निंग भी इसी से जुड़ी हुई है। लर्निंग का मतलब सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं है, बल्कि नई सोच अपनाना, नए तरीके समझना और अपनी गलतियों से सीखना है। जब इंसान सीखना बंद कर देता है, तो सबकॉन्शियस उसे स्टैग्नेंट मान लेता है। स्टैग्नेशन सबकॉन्शियस के लिए खतरे जैसा होता है, क्योंकि उसकी नेचर लाइफ वॉर्ड होती है। जहां ग्रोथ रुकती है, वहां डिके शुरू हो जाती है। अब बिलीफ इन ग्रोथ को समझो। यह बिलीफ कि मैं बदल सकता हूं, मैं इंप्रूव कर सकता हूं और मेरे लिए आगे बढ़ना पॉसिबल है, सबकॉन्शियस को जवान रखता है। इसके उलट जब इंसान यह मान लेता है कि अब मैं ऐसा ही हूं, अब चेंज पॉसिबल नहीं है, तो सबकॉन्शियस धीरे धीरे श्रिंक होने लगता है। यह बिलीफ इंसान को मेंटली ओल्ड बना देता है, चाहे बॉडी कितनी भी यंग क्यों ना हो। इस पॉइंट की सबसे डीप बात यह है कि यूथ एक फीलिंग है जो सबकॉन्शियस में रहती है। जब सबकॉन्शियस एक्टिव, होपफुल और ग्रोथ ओरिएंटेड रहता है, तो इंसान इमोशनली
और मेंटली अलाइव महसूस करता है। उसके रिएक्शंस फ्लेक्सिबल होते हैं, उसका दिमाग ओपन रहता है और वह लाइफ को बोझ नहीं, एक एक्सपीरियंस की तरह जीता है। इसका मतलब यह नहीं कि प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी या बॉडी कमजोर नहीं होगी। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अंदर का इंसान हार नहीं मानता। सबकॉन्शियस यह मानता है कि हर स्टेज में कुछ न कुछ नया पॉसिबल है। यही बिलीफ इंसान को स्पिरिट में यंग बनाए रखता है। इस पूरे पॉइंट की सबसे बड़ी सीख यह है कि बूढ़ा होना कोई तारीख नहीं है, बल्कि एक डिसीजन है जो सबकॉन्शियस लेता है। जैसे ही क्यूरियोसिटी, लर्निंग और ग्रोथ का बिलीफ जिंदा रहता है, सबकॉन्शियस जवान रहता है, और जब सबकॉन्शियस जवान रहता है तब जिंदगी भी अंदर से फ्रेश महसूस होती है। अगर इस वीडियो का कोई भी एक हिस्सा तुम्हें अंदर से हिट किया है, अगर कहीं भी तुम्हें लगा कि ये बात तो मेरी जिंदगी से जुड़ी है, तो इसे इग्नोर मत करना। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं था, ये एक सिग्नल था कि तुम्हारा सबकॉन्शियस जाग चुका है। और जब सबकॉन्शियस जाग जाता है तो सबसे गलत काम होता है उसे फिर से इग्नोर कर देना। इसलिए अभी इसी पल वीडियो को लाइक करो, क्योंकि ये लाइक एल्गोरिदम के लिए नहीं, तुम्हारे कमिटमेंट का साइन है कि तुम सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो। चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो सरफेस लेवल मोटिवेशन नहीं होगा। वो ऐसी नॉलेज होगी जो धीरे धीरे तुम्हारी सोच, तुम्हारी आदतें और तुम्हारी पूरी डायरेक्शन बदल देगी। और कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिख दो, मैं एंड तक रुका। क्योंकि जो इंसान एंड तक रुकता है वही सच में चेंज के लिए सीरियस होता है। हो सकता है आज नहीं, हो सकता है कल नहीं, लेकिन अगर तुमने इस नॉलेज को पकड़ लिया तो एक दिन पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि असली टर्निंग पॉइंट यही वीडियो था। याद रखना, जिंदगी चांस से नहीं बदलती, डिसीजन से बदलती है। और अभी तुमने डिसीजन ले लिया है, अब इस जर्नी को यहीं मत छोड़ना। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके खुद को याद दिला दो कि तुम वही इंसान नहीं रहना चाहते जो तुम